हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों आज हम स्टडी करने वाले हैं एडी करंट। इसको आप एडी बोलो जो भी बोलना है, प्रोनाउंसिएशन आपके ऊपर है। तो एडी करंट क्या होता है, एडी करंट का मतलब क्या होता है और उसका मेन इंटेंशन, जो भी हम बोलेंगे कि उसकी एप्लीकेशन प्रैक्टिकली हम एडी करंट को यूज करते हैं। बच्चों ये सही बात है, प्रैक्टिकली हम एडी करंट का बेनिफिट उठाते हैं। तो कहां कहां उसका बेनिफिट हो सकता है, और सबसे बड़ा बेनिफिट ना आपको आपके घर में ही दिख जाएगा। ये जो एडी करंट होता है ना, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपके घर का जो मीटर है ना, इलेक्ट्रिक मीटर, उसके अंदर। क्या पहले पुराने जमाने में तो वो चक्कर वाला आता था, अभी भी आपके घर में वही मीटर लगे हैं, वो लाइट ब्लिंक करने वाले नहीं, अभी भी वही चक्कर घूमने वाले मीटर अगर लगे हैं तो आपको दिखेगा वहां पे एक चक्कर घूमता जाएगा। वो चक्कर एडी करंट की वजह से ही घूमता है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, मेनली यहाँ पे 4 एप्लीकेशन जो आपको मेंशन की गई है, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि भैया ये एडी करंट होता क्या है। ठीक है बच्चों, हमें एक चीज तो पता है, एकदम सिंपल सी बात करूंगा मैं। एक चीज तो हमें पता है कि मान लो कि मेरे पास ये एक कॉइल है। अगर मैं किसी मैग्नेट को, हम ये देख चुके हैं, अगर मैं किसी मैग्नेट को इसके नजदीक लेके जाऊं, मूव करवाता जाऊं, तो आपको पता है कि इसके अंदर करंट का फ्लो जनरेट होता है ना। इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, आपको ये चीज पता है ना। ये कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट यू ऑलरेडी नो। क्योंकि भैया इसके मोशन की वजह से, किसके, मैग्नेट के, या तो मैग्नेट को मूव करवाओ या फिर कॉइल को आगे पीछे करो, या तो मैग्नेट को आगे पीछे करो या फिर कॉइल को आगे पीछे, या फिर दोनों को, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होनी जरूरी है। रिलेटिव मोशन से होगा क्या भैया, इसके साथ ये जो कॉइल है ना, इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। और ये वेरी करता होना चाहिए क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, वो ईएमएफ इसके माइनस नेगेटिव वैल्यू के बराबर ही होता है ना। तो ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए भाई फ्लक्स कट होना, फ्लक्स वेरी करना बहुत ही जरूरी होता है। तो हमने ये चीज तो देख ली अभी तक कि भाई किसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करवाना है तो हम डेफिनेटली करवा सकते हैं। उसको सिर्फ क्या करो, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको मूव करवाओ, या फिर उसको स्टेडी रख के मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाओ, है ना। या फिर उसको स्टेडी रख के मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाओ, है ना, या फिर दोनों को मोशन में लेके आओ। दोनों को मोशन में लाओगे तो भी फ्लक्स वेरी करने वाला है ना। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी रॉड को अगर आप मूव करवाते हो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो भी अंदर मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होता है ना। तो यहां पे हमने जो सारी चीजें देखी थी ना, उसमें कहीं ना कहीं कॉइल ही बीच में आई थी। और कॉइल के अंदर जो भी यहां पे करंट इंड्यूस होता था वो कॉइल के अंदर ही होता था, है ना। अगर सोचो कि ये कॉइल की जगह पे, कॉइल आप समझ सकते हो ना कॉइल कैसी होती है, कॉइल बोलो या फिर एक एक फ्रेम बोल दो, ठीक है। तो ये फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है वो आप समझते हो। जो भी करंट का फ्लो होगा बस सिर्फ उसका जो ये जो तार है ना, जो फ्रेम है उसी के अंदर होगा, बीच में कुछ भी नहीं होगा, बीच में होलो सेक्शन होता है, उसको हम फ्रेमिंग बोलते हैं। कॉइल कॉइल का मतलब भी यही निकलता है कि बीच में कुछ भी नहीं होगा, बीच में होलो सेक्शन है, ठीक है। तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इसी के अंदर, मतलब कि जो भी करंट फ्लो करेगा वो ये कॉइल के अंदर फ्लो करेगा। लेकिन जरा सोचो कि अगर मैं यही कॉइल को या फिर यही फ्रेम को मैं किसी कंडक्टिंग मटेरियल से रिप्लेस कर दूं, तो मतलब कि अभी इनके बीच में कोई हॉलो सेक्शन है, वहां पे भी मटेरियल ठूस ठूस के भरा है, और वो कैसा मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है। तो अब क्या होगा, अब तक तो हमने सिर्फ कॉइल के साथ ही डील किए, इसके साथ क्या होगा आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं। हम यहां पे क्या लेने वाले हैं, हम कंडक्टिंग मटेरियल लेने वाले, मतलब कि पूरी यहां पे रिंग नहीं होगी, यहां पे शीट होगी, समझ में आ रहा है। यहां पे शीट लेने वाले हैं, रिंग नहीं लेने वाले, फ्रेम नहीं लेने वाले, सरफेस लेने वाले हैं, ठीक है। जहां पे बीच में मटेरियल ठूस ठूस के भरा है, ऐसा मटेरियल हम लेने वाले हैं। तो उसके साथ क्या होगा, अब तक हमने देखा कि इंड्यूस ईएमएफ होता, ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, वो रिंग के अंदर घूमता है। लेकिन यहां पे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, यहां पे हम रिंग नहीं लेने वाले, फ्रेम नहीं लेने वाले, पूरा मटेरियल का वो मतलब सीट लेने वाला है, ठीक है। ये शीट पूरी हमने ले ली, उठा करके ले ली, जिसमें बीच में भी मटेरियल है ठूस ठूस के भरा है। तो उसके साथ क्या होगा, क्या यहां पे कोई करंट इंड्यूस होगा? जी हां बिल्कुल होगा, यहां पे भी करंट इंड्यूस होगा, यहां पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि भाई साहब यहां पे भी तो फ्लक्स कट होता है, फ्लक्स तो इसके साथ भी एसोसिएट होगा ना।
फ्लक्स तो इसके साथ भी एसोसिएट होगा। तो यहां पे भी अगर फ्लक्स वेरी करता हो तो यहां पे भी इसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। बस फर्क इतना है कि यहां पे जो करंट इंड्यूस होगा ना, उस करंट को हम यहां पे इंड्यूस करंट ना बोल के क्या बोलेंगे, एडी करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडी करंट बोलेंगे। ठीक है, बस इतना ही है। नाम थोड़ा सा हल्का है, नाम सुना ही नहीं होगा, एडी करंट पहली बार सुन रहे हो आप लोग। लेकिन रिंग वाले केस में जो करंट इंड्यूस होता है, जो फ्लो करने वाला जो करंट होता है ना, उसको हम इंड्यूस करंट ही बोलेंगे। लेकिन यहां पे जो करंट इंड्यूस होगा, जो पूरी सरफेस के अंदर होगा, ये पूरे बीच में भी मटेरियल है, तो यहां पे पूरी सरफेस के अंदर जो यहां पे करंट, जो सर्कुलर करंट जिसको बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, सर्कुलर करंट। ठीक है, तो जो सर्कुलर करंट यहां पे इंड्यूस होगा ना, उसको हम एडी करंट बोलेंगे, है ना। तो बस करना कुछ भी नहीं है भाई, वहां पे सिर्फ फ्रेम लेते थे, अभी पूरा मटेरियल ले लेना है, मतलब कि पूरी शीट लेनी है, और उस शीट को हमें बीच में या तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाना है, या फिर उसको स्टेडी रख के मैग्नेटिक फील्ड को मूव करवाना है, ताकि यहां पे क्या हो, यहां पे अंदर सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस हो, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। सर्कुलर करंट वो पूरी शीट के अंदर इंड्यूस होना मांगता है। ठीक है, क्या मांगता है, करंट इंड्यूस होना मांगता है, तो वो करंट बोला जाता है एडी करंट। क्लियर हुआ? पहले तो ये एडी करंट क्या है, ठीक है, समझ में आया। यहां पे पूरी शीट होगी और शीट को हम किसी मैग्नेट, जैसे कि यहां पे जो एग्जांपल के तौर पे आपको एनसीईआरटी में एडी करंट का जो फ्लो यहां पे समझाने के लिए जो यहां पे एग्जांपल लिया गया है, वो एक पेंडुलम जैसा एग्जांपल लिया गया है कि भैया मान लो कि हम किसी एक शीट को, एक कंडक्टिंग शीट को, हम ये वाली कंडक्टिंग शीट है, बीच में होलो सेक्शन नहीं है, फ्रेम नहीं है, पूरी शीट है, मतलब बीच में भी मटेरियल ठूस ठूस के बना है। तो हम क्या कर रहे हैं, दो मैग्नेट के बीच का जो रीजन है, जहां पे ठूस ठूस के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, आप समझ सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड होगा, बार मैग्नेट यूज किया है। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से ये वाली शीट को यहां से बीच में से ऐसे पसार करके यहां से बाहर निकालने वाले, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा के फील्ड के बाहर निकालने वाले। और जब भी वो फील्ड में एंटर करके बाहर निकलेगी, तब इसके अंदर कुछ ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा, वो चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन का हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का हो, करंट कुछ इंड्यूस होगा, जिसको हम बोलेंगे एडी करंट। ठीक है, तो अभी हुआ कुछ भी नहीं है, वहां पे सिर्फ फ्रेम थी, रिंग थी, यहां पे पूरा मटेरियल की शीट होगी, बस इतना फर्क आएगा। ठीक है, तो जो शीट के अंदर जो करंट इंड्यूस होता है उसको एडी करंट बोला जाता है। ठीक है, और जो रिंग के अंदर करंट इंड्यूस होता है, जो फ्रेम के अंदर करंट इंड्यूस होता है, जो अब तक हम देखे थे, उसको बोला जाता है इंड्यूस करंट। ठीक है, समझ में आया इतना, पहले इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये भी पता लगा सकते हैं हम लोग कि भैया कौन सी डायरेक्शन में एडी करंट इंड्यूस होता है। अगर हम यहां पे इसको अंदर एंटर करवाते हैं, फील्ड के अंदर लेके जाते, क्योंकि ये तो पेंडुलम जैसा ही कुछ होगा ना, मतलब कि यहां से हम एंटर करवा रहे हैं, टिक 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 करके यहां से हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, फील्ड के बाहर निकाल रहे हैं। तो भाई साहब फील्ड में एंटर करेंगे और फिर यहां से बाहर निकलेंगे। देखो ये इसके साथ बंधे हुए हैं, है ना। तो भाई साहब जो भी है वो अंदर एंटर करेंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो अभी यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे ना दो करंट की डायरेक्शन अलग अलग दिखाई है। यहां पे जब एंटर कर रहा है तब करंट की डायरेक्शन देखो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई, और जब भी बाहर निकला तब करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई। मतलब कि यहां पे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई ये एडी करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, आई होप सो कि आपको एडी करंट क्या होता है वो समझ में आ चुका है। जो सर्कुलेटिंग करंट होता है, जो सरफेस के अंदर, पूरी सरफेस के अंदर घूमता है। ठीक है, पूरी सरफेस के, वो सर्कुलेटिंग करंट होगा, पूरी सरफेस के अंदर घूमेगा। वहां पे सिर्फ रिंग थी, बीच में होलो सेक्शन आता था। जितने अभी तक हमने देखा वहां पे या तो रिंग बनती थी या तो एक फ्रेम बनती थी। सर वहां पे कौन सी, अरे भैया वहां पे भी तो फ्रेम बनती है, यू शेप वाला यार, ये यू शेप वाला एक करंट कैरिंग नहीं लेकिन कंडक्टिंग तार, और उसके ऊपर हम ये कंडक्टिंग रॉड को यहाँ पे वी वेलोसिटी लेके उसको शिफ्ट करते थे। तो उससे होता क्या था, उससे होता यह था कि भैया ये फ्रेम बन जाती थी, है ना, ये पूरी आप रेक्टेंगुलर फ्रेम बन जाती थी। और रेक्टेंगुलर फ्रेम के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स की हम बात करते हैं, तो बीच में तो होलो सेक्शन ही रहता था ना, बीच में कौन सा मटेरियल था भैया, इतना ही था ना, फ्रेम वाला स्ट्रक्चर था। तो फ्रेम वाला स्ट्रक्चर में जो करंट इंड्यूस होता है उसको हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। और यहां पे जो हम देखते हैं, क्योंकि यहां पे बीच में होलो सेक्शन नहीं होगा, ये पूरी जो शीट है ना, वो शीट बोल रहा हूं मैं, तो जो पूरी शीट है वो बीच में भी मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल ठूस ठूस के भरा हुआ है। तो इसके अंदर जो सर्कुलेटिंग करंट इंड्यूस होगा, वैसे देखने जाए तो यहां पे भी लूप के अंदर भी सर्कुलेटिंग करंट ही होगा, है ना। मान लो कि ये वाला पॉइंट P है, यहां से Q, फिर यहां पे R, तो यहां से R, तो या तो वो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट घूम सकता है या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो यहां पे भी वो सर्कुलेटिंग करंट ही होता है।
है ना, लेकिन वो सिर्फ फ्रेम थी इसीलिए हमें वो पर्टिकुलर एक ही जगह पे हमें दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मतलब पूरा सरफेस है, पूरा मटेरियल है, तो उसके अंदर भी करंट तो इंड्यूस होगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, बस उसका नामकरण थोड़ा अलग है। इसको वो भी इंड्यूस करंट ही है, ये भी इंड्यूस करंट ही है, बस उसका नामकरण यहां पे हम बोलेंगे एडी करंट। ठीक है, क्लियर हुआ, एडी करंट। तो हम यहां पे ये पता लगाना चाहते हैं कि भैया ये एडी करंट इंड्यूस जो भी होता है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, मतलब कि क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो वो समझना चाहते हैं, तो उसके लिए यहां पे आपकी एनसीईआरटी में बहुत ही बढ़िया सा एक एग्जांपल दिया गया है। खैर प्रैक्टिकली देखने जाए तो इसका जो यूज है ना, वो समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कहां पे एक्चुअल में एडी करंट का यूज होता है। ठीक है, यहां पे अभी समझ लो कि भाई होता क्या है, मतलब कैसे हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्शन तो दी गई है, लेकिन यहाँ पे हम ये पता लगाएंगे कि भाई कैसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई एंड कैसे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुई। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसको यहां से एंटर करवाएंगे फील्ड के अंदर और फिर यहां से वापस बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो जो भी सारा खेल होगा वो वहीं पे हो जाएगा, अंदर एंटर कराएंगे बाहर निकालेंगे, तब सारा खेल वहीं पे हो जाएगा। तो बच्चों होता क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब हम एंटर करवा रहे हैं ना, जब हम इसको एंटर करवाएंगे तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे फील्ड लाइंस जनरेटेड होगी। ठीक है, ये फील्ड लाइन जनरेटेड होगी, ये नॉर्थ पोल है ना, ये साइड पे आप देखते हो तो नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल में से फील्ड लाइन निकलती है और सामने वाले मैग्नेट के साउथ पोल में एंटर कर जाएगी। ठीक है, तो एक फील्ड लाइन मान लो कि इस तरह से कुछ निकली होगी, यहां से आई होगी भाई साहब। हाँ ठीक है, तो एक फील्ड लाइन यहां से भी कुछ आई होगी, तो एक फील्ड लाइन कुछ यहां से आपको ऐसे आई होगी, तो ये सारी फील्ड लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, ये सारी फील्ड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अभी इतनी सिर्फ फील्ड लाइन ड्रॉ करने जाएंगे तो भैया ये चित्रकला का तो लेक्चर है नहीं। ठीक है, फिर भी हम जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, थोड़ी ओवरलैप भी दिख जाएगी आपको, उससे अच्छा है कि हम उसको थोड़ा अलग अलग ड्रॉ कर दे, तो थोड़ा दूर दूर वाला ऐसे ड्रॉ कर दे तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ जाओ तो काफी है उतना। ठीक है, तो ऐसा कुछ फील्ड लाइन जाती होगी। सर कौन सी जाती होगी, अरे भैया जो पॉइंट है वो समझते नहीं हो, फालतू के क्वेश्चन करते रहते हो आप लोग। ठीक है, तो ऐसे कुछ फील्ड लाइन ना यहां से निकल, सर बीच में, अरे भाई है, सभी फील्ड लाइन है, सभी को ड्रॉ नहीं करेंगे अभी। समझ लो कि यहां पे फील्ड लाइन इस तरह की होगी। ठीक है, यहां से एंटर करती होगी, मतलब कि नॉर्थ पोल से ये वाले मैग्नेट से निकली और सामने वाले मैग्नेट में घुस गई, है ना, तो इस तरह की फील्ड लाइन यहां पे आपको दिखेगी। और इसीलिए सामने वाला जो मैग्नेट है वहां पे क्रॉस दिखा है, वो साउथ पोल है, मतलब कि उसके अंदर जा रही है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, ऐसे बीच में से ये वाली सरफेस को ना, ये वाली सरफेस, ये कंडक्टिंग सरफेस है, ये वाली सरफेस को हम बीच में से इसको अंदर एंटर करवा रहे हैं, दाखिल करवाएंगे, है ना। तो जरा देखो ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस, ये सरफेस ना एंटर करेगी, तो भाई वो बाहर से एंटर करिए, और जब बाहर से एंटर करेगी तो बाहर तो फील्ड है ही नहीं ना, बाहर तो फील्ड है ही नहीं, मतलब बाहर जीरो फील्ड था और वहां से वो एंटर कर रही है, तो धीरे धीरे उसका फ्लक्स इंक्रीज होगा। सोचो, बाहर से हम इसको एंटर करवा रहे हैं, हम इसको बाहर से एंटर करवा रहे हैं, तो जैसे वो धीरे 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 आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़े, जैसे अंदर एंटर करेगी तो धीरे धीरे उसका फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। अभी तो फ्लक्स जीरो है, अभी तो ये बाहर है, ये बेंजीन ना बाहर है अभी, है ना, तो अभी तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना है, तो भाई जीरो है, अभी तो कोई फील्ड लाइन एंटर ही नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स जीरो है, लेकिन जैसे ही हम इसको धीरे 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 करके मूव कराते, जैसे वो अंदर एंटर होना स्टार्ट होगी तो पहले एक लाइन इसके अंदर से पास होगी, फिर धीरे धीरे जैसे अंदर आता जाएगा वैसे वैसे 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके, जैसे जैसे वो मान लो कि अभी धीरे 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 करके अभी वो यहां पे पहुंच गई, तो यहाँ पे बहुत सारी फील्ड लाइन उसमें से पास होने लगी, मतलब कि हम ये बोलेंगे कि जैसे जैसे वो एंटर करता जाता है धीरे 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 करके, जैसे जैसे वो एंटर करता जाता है फील्ड के अंदर, वैसे वैसे उसका फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना, फ्लक्स इंक्रीज करता जाएगा। तो व्हेन इट इज एंटरिंग, सो व्हेन दिस, ये जो हमारी सरफेस है वो, है ना, जो कंडक्टिंग सरफेस है वो, ठीक है, इसको आप कंडक्टर बोल दो, जो भी बोलना है, तो जैसे जैसे कंडक्टर एंटर करेगा, so when entering, ये क्या लिखे मैं, when entering, so at that time हम देख सकते हैं कि इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स phi भी इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे फ्लक्स इंक्रीज करेगा
तो आप समझ रहे हो कि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना। सो डी फाई बी बाई डी टी इंक्रीज करेगा, है ना भाई। रेट ऑफ चेंज, फ्लक्स इंक्रीज करेगा मतलब कि टाइम के साथ साथ ये फ्लक्स का रेट है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई साहब इसके अंदर कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये फ्रेम नहीं है, ये भाई साहब एक पूरा मटेरियल ठूस ठूस के भरा हुआ मटेरियल है ना, कंडक्टिंग मटेरियल। बार बार मैं यही चीज बोल रहा हूं, अभी तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें फिट हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे फ्रेम नहीं देख रहे, यहाँ पे पूरा मटेरियल देख रहे। तो यहां पे मैं सिर्फ ये फ्रेम के ऊपर ऐसे करंट नहीं दिखा सकता हूं, समझ में आ रहा है। यहां पे मुझे पूरे मटेरियल के अंदर करंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप खुद ही सोच लो कि भाई साहब यहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ होता है उसकी टेंडेंसी कैसी होती है, अपोज करने वाली। मैंने बोला था कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, जो इसको बनाता है उसी को अपोज करता है ना। मैंने पहले ही लेक्चर में यह समझाया था कि भाई यहां पे कंसेप्ट पूरा यही चलता है। फेराडे जी ने जो सोचा था ना, तो वो यही देखा था, उन्होंने यही ऑब्जर्व किया था कि भाई यहाँ पे वो जिस थाली में खाता है, जो उसको बनाता है, यहाँ पे ईएमएफ तो इंड्यूस हुआ। हमें समझ में आ गया कि अच्छा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंक्रीज, मतलब कि दिस इंप्लाइज ईएमएफ इज इंड्यूस, मतलब कि एप्सिलॉन इंड्यूस होगा, ठीक है। एप्सिलॉन विल बी माइनस डी फाई बी बाई डी टी। लेकिन ये जिसने इसको बनाया है ना, ईएमएफ को जिसने इंड्यूस किया, उसी को वो अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब अभी क्या हो रहा है, यहां तक, जब तक वो बीच में नहीं पहुंचेगा तब तक क्या होगा, इतने सेक्शन तक क्या होगा, ये बीच में ब्लैक कलर की लाइन को देखो, वहां तक क्या होगा, उसका फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा, है ना, फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा। तो भाई उसकी टेंडेंसी यही होती है कि भाई वो उसको अपोज करे। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसकी कोशिश क्या रहेगी, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी कोशिश ये रहेगी कि भाई साहब मैं फ्लक्स को घटाऊं। और फ्लक्स को घटाने के लिए वो क्या करेगा, फ्लक्स को घटाने के लिए भाई साहब वो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड जनरेट हो, उस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगा, है ना। तो इसके लिए अभी ये वाली कॉइल के अंदर ध्यान से समझना, ये वाली, ये कॉइल नहीं बोलूंगा मैं, वापस गलती से कॉइल बोल गया, आप ही की असर लगी मेरे को। आप ना बार बार इसको कॉइल ही देखते रहते, सर हमने कहां बोला, हम कहां बोले हैं। अरे बोले ना, आप लोग बोले, बहुत ही भोले बनते हो ना, बोलते तो हो लेकिन बहुत ही भोले बनते हो। ठीक है चलो, कौन से पॉइंट पे चले गए। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना, इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, वो ईएमएफ ऐसा होगा कि वो यहां पे फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो इसके हिसाब से डिक्रीज करने की अगर वो कोशिश करेगा, तो यहां पे एक्सटर्नल फील्ड जो भी है वो तो ये डायरेक्शन में, तो इसको कौन सी डायरेक्शन में फील्ड जनरेट करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो ये ब्राउन कलर से हमने दिखा है, ये मैग्नेट की वजह से जो फील्ड बना वो एक्सटर्नल फील्ड, जिसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो वो अपोज करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये इस तरह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ताकि ये इसको अपोज कर पाए। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंड्यूस्ड बाय दिस इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। मतलब कि सोचो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, बाहर आता नजर आएगा, इसमें से बाहर आता नजर आएगा, ठीक है। आप यहीं से देखते हो तो आपको ये डायरेक्शन में फील्ड बाहर आता नजर आएगा। तो इसका मतलब ये होता है ना कि भैया ये बनना चाहिए नॉर्थ पोल, और उसकी जो पीछे वाली साइड होगी, इसके पीछे वाली जो साइड है वहां पे साउथ पोल होना चाहिए, है ना। तो ये बनेगा नॉर्थ पोल। और खुद ही सोच लो कि अगर ये नॉर्थ पोल है तो आपका राइट हैंड उठाओ, आपका राइट हैंड उठाओ और स्क्रीन के पास लेके जाओ, और यहां पे जिस डायरेक्शन में करंट है ना, थोड़ा मोड़ना पड़ेगा आपको आपका राइट हैंड। तो जिस डायरेक्शन में करंट है, ठीक है, उस डायरेक्शन में आपका सॉरी, जिस डायरेक्शन में करंट नहीं, करंट की डायरेक्शन तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। जिस डायरेक्शन में वो बंदा रेड कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की है, नॉर्थ पोल के बाजू में जो रेड कलर की लाइन ड्रॉ की है, वो फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है, इंड्यूस फील्ड। ये कंडक्टर ने जिस डायरेक्शन में फील्ड बनाया वो फील्ड की डायरेक्शन में अपना थंब पॉइंट आउट करो एंड फिंगर्स को कर्ल करो, तो आपको समझ में आएगा कि जी हां, ये तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप थंब ये डायरेक्शन में पॉइंट आउट करोगे तो आपकी जो फिंगर्स है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल होगी, है ना। आपकी जो फिंगर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल होगी, है ना। आप खुद ही देख लो, स्क्रीन के पास लेके जाओ आपका राइट हैंड, और रेड कलर का जो एरो मैंने बताया है, नॉर्थ जो एन लिखा है उसके बाजू में, वो डायरेक्शन में आपको थंब को पॉइंट आउट करना है एंड फिंगर्स को कर्ल करना है। थोड़ा मोड़ना पड़ेगा आपके हाथ को, तो थोड़ा हो सके तो उतना मोड़ो, ज्यादा मत मोड़ना,
ठीक है। और फिर फिंगर्स को कर्ल करो, तो जैसे आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखेगी। मतलब कि जब ये कंडक्टिंग मटेरियल इसके अंदर एंटर करता होगा तब इसके अंदर जो एडी करंट इंड्यूस होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। क्यों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, समझ में आया, क्लियर है। डायरेक्शन हम यही राइट हैंड थंब रूल से ही निकाल सकते हैं, ठीक है, राइट हैंड के रूल से हम निकाल सकते हैं। मैंने यही तो रूल आपको समझाते हैं कि तो रूल लगाना है बार बार, ठीक है। लेकिन क्यों क्यों यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसके पीछे का रीजन समझ में आया। क्योंकि जब वो एंटर करेगा ना तब बाहर से अंदर एंटर, मतलब कि बाहर से फील्ड में जा रहा है, फील्ड में एंटर करने वाला है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो फील्ड में एंटर करेगा ना वैसे वैसे उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स भाई साहब इंक्रीज होगा। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, मतलब कि ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो ऐसा ईएमएफ होगा क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है ना, तो उसको वो अपोज करेगा, तो वो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, है ना। यहाँ पे ईएमएफ बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, जैसे वो अंदर दाखिल हो रहा है तो वैसे वैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ईएमएफ जो भी है, बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो ईएमएफ जो भी इंड्यूस होगा वो इस तरीके से यहाँ पे फील्ड जनरेट करेगा ताकि वो उसको डिक्रीज कर पाए, है ना। समझ में आ रहा है। तो उसके लिए उसको कौन सी डायरेक्शन में फील्ड जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड ये डायरेक्शन में है, तो अपोज करने के लिए उसको एक्सटर्नल फील्ड ये वाली डायरेक्शन में, रेड कलर से हमने दिखाई है, ये वाली डायरेक्शन में जनरेट करना पड़ेगा। मतलब कि ये वाला होगा इसका नॉर्थ पोल एंड पीछे वाला, इसकी जो पीछे वाली साइड होगी वहां पे क्या होगा, साउथ पोल होगा, है ना। इस तरीके से वो फील्ड को जनरेट करेगा। लेकिन ये कब तक चलेगा, तो इस तरीके से देखने गए तो हमने ये पाया कि भाई तब इसके अंदर जो इंड्यूस करंट आया जिसको हम यहां पे बोलते हैं एडी करंट, वो एडी करंट की डायरेक्शन क्या हमें दिखी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन ये कहानी कब तक चलेगी, ये कहानी जब तक ये बीच में नहीं पहुंचता तब तक चलेगी, है ना। यहां क्या, जैसे यहां से अभी आगे बढ़ेगा तो अब क्या होगा, अभी भाई साहब वो फील्ड के बाहर जा रहे हैं ना, आधा रास्ता काटने के बाद, यहां से आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद अभी क्या होगा, अभी वे भाई साहब ना बाहर जा रहे हैं, तो जैसे जैसे वो बाहर जाएंगे वैसे वैसे इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रहा है, डिक्रीज होता जाएगा, समझ में आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, सो व्हेन लिविंग, जब भी वो लीव करने की कोशिश करेगा, व्हेन लिविंग, सो जब वो फील्ड को लीव करने की, आधा रास्ता काटने के बाद जैसे जैसे वो यहां से अभी बाहर निकलेगा, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होगा, उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स डिक्रीज होगा, है ना, क्योंकि वो अभी फील्ड में से बाहर जा रहा है, तो धीरे धीरे उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स लाइन धीरे 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 कम होती जाएगी, है ना। तो अभी मुझे क्या दिख रहा है, अभी मुझे ये दिख रहा है कि भैया अभी फाइव भी डिक्रीज करेगा, फाइव भी डिक्रीज करेगा, तो आप समझ सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किस तरीके का होगा, तो वो होगा माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, ठीक है। मतलब कि अपोज, नेगेटिव साइन क्या बोलते हैं, अपोज करने वाला। ये दिखा रहा है कि भाई यहां पे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है ना। तो अभी यहां पे जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो इस तरीके का ईएमएफ होगा कि जो ये घटाड़े को, ये जो घट रहा है ना, ये जो डिक्रीज हो रही है क्वांटिटी, उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि भाई वो फ्लक्स को बढ़ा पाए, है ना। तो जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, ये कंडक्टर जैसे बाहर जाता जाएगा, आधे रास्ते के बाद जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तब उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स रिड्यूस करेगा। और क्योंकि ईएमएफ की तो टेंडेंसी यही होती है कि वो उसको अपोज करेगा, जो भी हो रहा है उसको अपोज करना, यही उसकी टेंडेंसी है। तो अपोज कैसे करेगा, क्योंकि यहां पे तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है ना, तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो वो फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इंक्रीज करने के लिए उसको फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जनरेट करना पड़ेगा, तो भैया जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड है उसी डायरेक्शन में फील्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि अब आपको जो फेस उसकी दिख रही है, ये वाली सरफेस है ना, ये वाली फेस जो दिख रही है उसके ऊपर, क्योंकि अभी फील्ड इसके अंदर एंटर करेगा और पीछे से बाहर निकलेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी ये साउथ पोल बनेगा, है ना। और उसके पीछे वाला जो पोल होगा, उसके पीछे वाली जो सरफेस होगी उसको वो नॉर्थ पोल बनाएगा। तो अभी उस हिसाब से देख लो, आपका राइट हैंड उठाओ, राइट हैंड उठाने के बाद
मैंने जो रेड कलर के, आप स्क्रीन के पास लेके जाओ पहले तो राइट हैंड, और थंब जो भी है उसको ये वाली डायरेक्शन में पॉइंट आउट करो। कौन सी वाली? ये एरो जो मैंने दिखाया वो वाली डायरेक्शन में, ये थंब हो गया, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन में थंब को पॉइंट आउट करो और फिर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल होगी ना, फिंगर्स ये वाली डायरेक्शन में कर्ल होगी, है ना, फिंगर्स ये वाली डायरेक्शन में कर्ल होगी। तो जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल होती है बस वही डायरेक्शन होगी यहाँ पे करंट की डायरेक्शन। कौन से करंट की? एडी करंट की डायरेक्शन, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे हमें करंट की डायरेक्शन क्या दिखेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब कि एक ही कंडक्टर के अंदर दो दो डायरेक्शन में करंट मिलेगा। जब वो एंटर करेगा तब इसके अंदर करंट की डायरेक्शन, एडी करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। और जब वो बाहर निकलेगा तब उसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आई? समझ में आई कहानी? ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आप समझ सकते हो, ये बहुत ही आसान है। जब भी एंटर करेगा तब फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो यहां पे इंड्यूस ईएमएफ उसको डिक्रीज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड जनरेट करेगा। तब जो यहां पे करंट, एडी करंट जनरेट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और जैसे ही वो वही कॉइल, वही कंडक्टर, कॉइल बोल गया, वही कंडक्टर जैसे बाहर निकलेगा, फील्ड से बाहर निकलता आएगा, तब उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो ईएमएफ की टेंडेंसी यही रहेगी तब कि वो फ्लक्स को बढ़ा पाए, इंक्रीज कर पाए। तो उसके लिए उसको सेम डायरेक्शन में यहां पे फील्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखा तो हमने ये पाया कि तब यहां पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये नजर नहीं आया कि यहां पे अल्टीमेटली यहां पे दोनों केस में अपोज हो रहा है ना। दोनों केस में चाहे वो एंटर करे या फिर यहां से बाहर निकले, वो अपोज कर रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं ये बोल सकता हूं कि जब ये कंडक्टर एंटर करेगा तब वो उसको आने नहीं देगा, है ना। और जब वो यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तब वो उसको जाने नहीं देगा। न तो वो एंटर करता होगा तब आने नहीं देगा, और सॉरी न तो बोल गया, जब वो एंटर करेगा तब उसको आने नहीं देगा, और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा तब उसको जाने नहीं देगा। तो अल्टीमेटली दोनों केस में तो अपोज ही हो रहा है ना, दोनों केस में अपोज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है? ये इसकी स्पीड को कम कर रहा है, मतलब कि उसके ऑसिलेशंस को कम करने की कोशिश कर, मतलब कि उसका जो टाइम पीरियड है ना उसको घटाने की कोशिश करता है, डिक्रीज करने की कोशिश करता है। मतलब कि अगर मान लो कि मैं, अगर ये दो मैग्नेट नहीं होते, ऐसे केस में मैं अगर इसका पेंडुलम बना के ऐसे इसको झुलाता, ठीक है, एसएचएम करवाता, तो मान लो कि उसको टाइम पीरियड यहां पे मतलब कि ऑसिलेशन खत्म करने के लिए, टाइम पीरियड नहीं बोलूंगा, लेकिन ऑसिलेशन खत्म करने के लिए, स्टेडी होने के लिए मान लो 10 सेकंड लगेंगे। ध्यान से सुनना, मान लो कि उसको धीरे धीरे स्टेबलाइज होने के लिए पहले यहां पे डुडुम 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 डुडुम, तो ऐसे रुकने के लिए मान लो कि उसको 10 सेकंड लग रहे, तो ये वाले मैग्नेटिक फील्ड वाले केस के अंदर हो सकता है कि वो दुडुम 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 दुडुम, मतलब कि 4-5 सेकंड में ही वो रुक जाए। समझ में आ रहा है? 4-5 सेकंड में ही वो रुक जाए, क्योंकि एवरी टाइम क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको अपोज हो रहा है ना। पहले मैग्नेटिक, मान लो कि ये दो मैग्नेट है ही नहीं, मान लो ये दोनों मैग्नेट है ही नहीं, तो ऐसे केस में अगर आपको ये कंडक्टर को, अगर आपको यहां पे रुकने का, मतलब कि यहां से मैं इसको छोड़ दूं, किसी हाइट से छोड़ रहा हूं, तो यहां पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो भाई वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, स्टार्ट तो करेगा, लेकिन धीरे धीरे कैसे कैसे वो रुकेगा। इसको मैंने यहां से छोड़ दिया तो वो ऐसे रुकेगा, दुड़ुम 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 दुड़ुम, धीरे 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 उसका एसिलेशन, ऑसिलेशंस कम होता जाएगा। आर्बिटरी जैसा कोई केस पढ़े थे क्या एसएचएम में? वहां पे आपने देखा होगा ऐसा, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है उसको अवमंदित दोलन, है ना, ऐसा बोला जाता है, स्पेसिफिक वर्ड होता है ऐसा, कि धीरे धीरे उसका जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो कम होता जाता है, ठीक है। तो मान लो कि यहां पे उसका एम्पलीट्यूड को जीरो होने में, ये वाले केस में अगर मैग्नेट नहीं है, ये दो मैग्नेट मैंने नहीं रखे और ये जो कंडक्टिंग मटेरियल वो नहीं है, तो ऐसे केस में हो सकता है कि इसको लगा 10 सेकंड। कितना टाइम लगा? 10 सेकंड। तो देखो ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट क्या काम करेगा, ध्यान से देखना। जैसे ही मैं यहां पे ये दो मैग्नेट को लगा देता हूं और वही कहानी वापस रिपीट करता हूं, इसको स्लो डाउन करने की कोशिश करता हूं, तो भाई वो दुडुम 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 दुडुम, हो सकता है कि उसके एम्पलीट्यूड को जीरो होने में यहां पे 3 सेकंड ही लगे,
3 सेकंड ही लगे। ये पूरा पावर होगा ये मैग्नेट का। मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेट इसके दोलनों को, इसके ऑसिलेशन को बड़ी तेजी से स्लो कर देगा, है ना। मैग्नेट का काम यही है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसके साथ होगा क्या, ये एडी करंट का मेन इंटेंशन ही तो ये है। एडी करंट का मेन इंटेंशन ही तो ये होता है। ये जो एडी करंट है ना, एडी करंट का काम यही रहेगा कि भाई ये इसके ऑसिलेशंस को बड़ी तेजी से स्लो कर देगा, बड़ी तेजी से। क्योंकि देखो ना, जब एंटर करता होगा तब भी अपोज करेगा कि भाई नहीं, मैं तेरे को नहीं आने दूंगा, है ना। फिर भी वो एंटर तो करेगा ही, लेकिन वो उसको अपोज करेगा, मतलब कि तभी उसको रोक दिया, मतलब कि उसकी स्पीड को कम कर दिया होगा उसने, काफी हद तक उसको कम कर देगा। और जैसे यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तब वो उसको जाने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा, नहीं नहीं जाने देना, नहीं जाने देना, नहीं जाने, तो और स्पीड को कम कर देगा, है ना। तो जिस दोलन को जीरो होने में, जिस एम्पलीट्यूड को जीरो होने में 10 सेकंड लग रहे थे विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, वही एम्पलीट्यूड को जीरो होने में यहां पे विथ मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है कि बस 3 सेकंड ही लगे। मतलब कि अगर आपको किसी के ऑसिलेशन को या फिर किसी के दोलनों को अगर आपको तेजी से एसएचएम करते हुए किसी कंडक्टर के दोलनों को या फिर ऑसिलेशन को, बोलो ऑसिलेशन, ऑसिलेशन को तेजी से स्लो डाउन करना है, तेजी से रोकना है उसको, तो उसके लिए यहां पे एडी करंट का कंसेप्ट यूज हो सकता है। एडी करंट का कंसेप्ट यूज हो सकता है। यह बहुत ही तेजी से उसकी स्पीड को कम कर देगा, बहुत ही तेजी से, आप समझ सकते हो। क्योंकि जब भी एंटर करेगा तब भी अपोज करेगा, और जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा तब भी अपोज करेगा, है ना। दोनों साइड पे अपोज ही करेगा वो। समझ में आया कुछ पॉइंट, दिमाग में कुछ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूं? सर थोड़ा बहुत गया। अरे भैया यही तो पूरा रोल होता है वो ट्रेन के पहिंडे को रोकने के लिए। ट्रेन में जो ब्रेकिंग सिस्टम होती है ना, दो ब्रेक होते हैं, एक मैकेनिकल एंड एक इलेक्ट्रिकल। मतलब कि उसको मैं बोलूं तो ये मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। कभी सोचा है क्या, इतनी तेजी से जा रही होती है, अरे वो छोड़ो, जो बुलेट ट्रेन होती है इतनी तेजी से जाती है, ठीक है सर, कौन सी जाती होती है वो? अरे भाई साहब, अरे कहां कहां आप सोच रहे हो भाई। मैं बोलता हूं कि बुलेट ट्रेन होती है, मान लो कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अभी सोचो कि उसको मुझे ब्रेक लगाना है, क्या मैं सीधा मैकेनिकल ब्रेक लगा दूं? अरे भाई साहब नहीं लगा सकते, मैकेनिकल ब्रेक नहीं लगा, इतनी तेजी से मैकेनिकल ब्रेक नहीं लगा सकते 300 किलोमीटर पर। वहां सर डिस्क ब्रेक लगा दो, डिस्क ब्रेक, हाँ हाँ डिस्क ब्रेक लगा देते ना, क्या हालत होगी फिर ट्रेन की, वो समझ सकते हैं। डिस्क ब्रेक लगा देंगे तुरंत ही, मतलब डिस्क ब्रेक लगा दिए। इतनी तेजी, जब भी इतनी स्पीड पे जाती होती है ट्रेन, तो उसमें इमीडिएटली मैकेनिकल ब्रेक लगाना वो खतरनाक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसे केस में ना क्या किया जाता है, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक लगाई जाती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक की वजह से होता क्या है कि तुरंत ही इमीडिएटली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक होती है ना, वो विदाउट फ्रिक्शन, ध्यान से सुनना, विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के वो उसके जो पहिंडे होते हैं ना, व्हील्स होते हैं ना, उसके उसके जो हम क्या बोलते हैं उसको, देखो ना दिमाग में जल्दी वर्ड भी नहीं आते यार, हाँ, एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी को तेजी से कम करता जाता है, तेजी से कम करता है। जैसे यहां पे देखा आपने, यहां पे आपने देखा ना, यहां पे देखा ना। अब सोचो कि अगर हम सिर्फ इसको ऐसे ही रोटेट करवा रहते होते, सोचो जरा, सोचो, वो रिवर्स नहीं आता, वो ऐसे रिवर्स नहीं आता, बस हम क्या करते, इसको बस ऐसे रोटेट करा, ये दो मैग्नेट के बीच में से हम इसको ऐसे पूरा सर्कल घूमता ये, और ऐसे रोटेट होके वापस यहां पे आता। तो जरा सोचो कि जब यहां से अंदर एंटर किया, जितनी स्पीड लेके गया था उससे बहुत कम स्पीड लेके वो बाहर निकला, फिर वापस पूरा घूम के वापस यहां से एंटर किया। जब एंटर किया तब यहां से जब निकला था जितनी स्पीड लेके, उतनी स्पीड लेके वापस यहां से एंटर किया, तो और कम स्पीड लेके वो बाहर निकला, है ना, और कम स्पीड लेके वो बाहर वापस, और कम स्पीड लेके वापस, और कम स्पीड लेके। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से भाई यहां पे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक लगाई जाती है। तो उससे होता क्या है कि भाई मान लो कि ये जो टायर होता है ना, टायर, तो इस तरीके से कांटेक्ट नहीं होता है, ये एक मैग्नेट होता है और ये पीछे भी एक मैग्नेट ऐसे होता है, ठीक है। इस तरीके के मैग्नेट होते हैं दोनों साइड पे, यहां पे नॉर्थ पोल, यहां पे पीछे बनता है साउथ पोल, बीच में से टायर पास होता है, ठीक है, बीच में से टायर का छोटा सा हिस्सा पास होता है। और ये दोनों में
हैरानी वाली बात ये होती है कि ये मैग्नेट और ये व्हील के बीच में ना कोई ऐसे कांटेक्ट नहीं है, मतलब कि ये इसके साथ जुड़ा नहीं होता है, ऐसा कोई जॉइंट नहीं होता है, बीच में ऐसे घूमता है। आप दूर से आप यहां से देखोगे ना, ये व्यू देखोगे ना, तो ये व्यू में आपको कैसा दिखेगा, ये व्यू में आपको ऐसा दिखेगा कि भाई ये मैग्नेट, ठीक है, ये साइड पे नॉर्थ, मतलब ये पूरा मैग्नेट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे मैग्नेट अलग है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट किया जाए करंट को फ्लो करवा के, लेकिन समझने के लिए ऐसा समझ लो। तो और ये यहाँ पे बीच में देखो, आप गैप देख रहे हो, दोनों के बीच में गैप होगा, और ये होता है हमारा व्हील, ये है हमारा व्हील, ठीक है, जो घूमता रहता है। आप यहां से देखोगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा, यहां से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। तो मैग्नेट की वजह से होता है क्या कि एक तो फील्ड लाइन होती है, और यहां से टायर इसके बीच में घूमता है, और जैसे ये मैग्नेट एक्टिवेट हो जाता है तो अभी होता क्या है, एडी करंट जनरेट होता है, ये टायर के अंदर है ना, टायर भी मेटल के बने हुए थे, तो इसके अंदर एडी करंट जनरेट हो जाता है, और वो एडी करंट क्या करता है, इसको अपोज करेगा, जो फील्ड यहां पे तो उसको अपोज करने के लिए वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसको स्पीड को कम कर देगा, है ना, समझ में आ रहा है आपको, वो अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फील्ड तो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड तो नॉर्थ से साउथ होगा ना। तो इसमें से अगर ये टायर को आप घुमाते ही रहते हो, घुमाते ही रहते हो, बीच में से घुमाते ही जाओगे, घुमाते ही जाओगे, घुमाते ही जाओगे, तो होगा क्या, होगा क्या यहाँ पे, तो होगा ये कि भाई साहब उसकी स्पीड जो है ना, इसकी स्पीड कम होती जाएगी। आप समझ सकते हो, ये टायर की जगह पे आप सिर्फ एक कंडक्टर को ही यहां से एंटर करो, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड लेके आया, एंटर किया, बाहर निकला तब 3 मीटर पर सेकंड हो गए। क्यों डिक्रीज हुआ यहाँ पे, क्यों डिक्रीज हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि भाई ये अपोज करता है, ये एडी करंट जो भी होता है ना वो अपोज करता है, समझ में आ रहा है, वो अपोज करेगा, और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि भाई हाँ ब्रेक लगी, हाँ ब्रेक लगी। और ये होता क्या है पता है, पूरी ब्रेक ना यहाँ पे पूरी ब्रेक यहाँ पे मैग्नेटिक ब्रेक नहीं लगाई जाती, वो एक लेवल तक उसको डिक्रीज कर, उसके रोटेशन को, उसकी स्पीड को ना एक लेवल तक उसको कम कर देता है स्मूथली, विदाउट फ्रिक्शन, मतलब कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि अच्छा कुछ ब्रेक लगी, ऐसा आपको लगेगा भी नहीं, ऐसा ना। फिर मैकेनिकल ब्रेक का अप्लाई किया जाता है। मैकेनिकल ब्रेक एक्चुअल में ये जो नीचे जो ट्रैक होता है ना उसके साथ यहाँ पे, मतलब कि फ्रिक्शन, और हम देखते हैं ना, इमीडिएटली ब्रेक लगा तो चीं करके आवाज भी आ जाती है, ठीक है, और वहां पे वो फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हीट के फॉर्म में आप देख सकते हो, है ना, हीट के फॉर्म में चिंगारी भी निकलती है कई बार अगर तेजी से ब्रेक लगाते हैं तो पहले तो उसकी स्पीड कम करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक लगाई जाती है। उससे होता क्या है कि भाई एक तो मैग्नेट को पहले एक्टिव बार, भाई कंटिन्यूअसली मैग्नेट को, परमानेंट मैग्नेट वहां पे यूज नहीं कर सकते, नहीं तो सोचो ना, ट्रेन की आप जितनी स्पीड देना चाहते हो, लेकिन हमेशा ट्रेन का व्हील तो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा ना, ट्रेन का व्हील तो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, इसके जैसा थोड़ी ना कि थोड़ा आधा यहाँ पे घुमा फिर आधा यहाँ पे घूमेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। ट्रेन का व्हील तो एक ही डायरेक्शन, मतलब कि कंटिन्यूसली उसकी मोशन अगर एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में वो घूमता रहेगा इस तरह से, है ना। तो ऐसे केस में भाई परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं कर सकते। परमानेंट मैग्नेट यूज करने से भाई अब जितना काइनेटिक एनर्जी देते हो वो सारी तो ये इसकी वजह से स्पीड तो कम ही हो जा रही है ना। तो ऐसे केस में आप परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब भी आपको ब्रेक लगानी होती है ना, ब्रेकिंग सिस्टम, तभी आप यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लो, और इलेक्ट्रिकली इसको एनर्जाइज करके क्या कर दो, इसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर दो, है ना, इसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर दो, और जैसे वो मैग्नेट में कन्वर्ट होता है तो इसके अंदर नॉर्थ से साउथ का एक फील्ड जनरेट हो जाता है। और हमें पता है कि बीच में से अगर ये टायर घूमता है तो टायर क्या करेगा, उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा, हाँ चेंज होगा ना, यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है जब एंटर करेगा एंड जब बाहर निकला, दोनों केस में चेंज हो रहा है। एक केस में फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो एक केस में इंक्रीज कर रहा है, तो उस हिसाब से दोनों केस में अपोज ही होने वाला है, तो अपोज जो भी होगा उसके हिसाब से यहाँ पे एडी करंट जनरेट होगा, और एडी करंट क्या करेगा, हमेशा अपोज करेगा ना, जो हो रहा है उसको अपोज करेगा, मतलब कि वो उसकी स्पीड को घटाने की कोशिश करेगा। तो इसी तरीके से स्मूथली वो स्लो डाउन हो जाएगा, स्मूथली स्लो डाउन हो जाएगा, है ना। तो ऐसी मैकेनिज्म वहां पे यूज होती है। ऐसी में दो टाइप की ब्रेकिंग सिस्टम होती है, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक जो पहले स्पीड कम करने के लिए यूज होती है, स्पीड को स्मूथली डिक्रीज कर ताकि आपको झटका भी महसूस ना हो। और देखा होगा आपने, जब रोकते हैं ना तब आपको हल्का सा झटका लगता है, मैकेनिकल ब्रेक जब आप लगे, लेकिन जब भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक जब भी लगाई जाती है ना तब आपको झटका नहीं लगता, स्मूथली आपको ये सारी चीजें हो रही है ऐसा आपको दिखेगा, स्मूथली, एकदम स्मूथली स्पीड स्लो डाउन होती है। और अगर इसको अच्छे से समझना है तो उसके लिए यूट्यूब पे जस्ट सर्च करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम इन दी ट्रेन, ठीक है, तो आपको देखेंगे बहुत सारे ऐसे एनिमेशन वाले भी वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लो तो आपको मजा आएगा वो वीडियो देख के कि एक्चुअल में कैसे ये ब्रेकिंग सिस्टम काम करती है, ठीक है। हाँ, ये पर्पस हमेशा ध्यान में रखो कि होता यह है कि भाई
यहां पे उसको स्लो डाउन करने के लिए, इमीडिएटली स्लो डाउन करने के लिए ये सिर्फ ब्रेक यूज हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसको रोकने के लिए नहीं यूज हो सकती, ये रोक नहीं पाएगा। ठीक है, वहां पे तो फिर मैकेनिकल ब्रेक ही लगानी पड़ेगी, लेकिन 300 से भाई 100 के ऊपर लाने के लिए, क्या 300 से 60 के ऊपर लाने के लिए, तो ये यहां पे ये वाली ब्रेकिंग सिस्टम यूज होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर 60 से उसको 60 से उसको जीरो करने के लिए फिर वहां पे अपनी जो मैकेनिकल ब्रेक होती है ना, जो हमारी हमारी ट्रेडिशनल ब्रेकिंग सिस्टम है, उसको यूज किया जाता है, मतलब कि बेवड़ी बेवड़ी, हाँ, यहाँ पे सिस्टम यूज होती है। ठीक है, ज्यादातर यहाँ पे दोनों ब्रेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ताकि एक एक यूज होती है स्पीड को इमीडिएटली कम करने के लिए, एंड दूसरी जो यूज होती है वो रोकने के लिए। समझ में आई बात? थोड़ी बहुत समझ में आई कि क्या है एडी करंट का बहुत बड़ा यहाँ पे एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है ये, क्योंकि ये रियल टाइम में यूज होती है, इसलिए इसलिए ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। समझ में आया ये पूरा पॉइंट? एडी करंट अगर आपको कोई पूछे तो है क्या, देखो जो कॉइल के अंदर इंड्यूस होता है ना, ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस होता है, वही करंट यहां पे भी होता है, लेकिन इसको हम अलग नाम से बोलते हैं, इसको अलग नाम से डिनोट करते हैं। वहां पे इंड्यूस करंट बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं एडी करंट। ठीक है, बाकी कहानी वही है, वही ईएमएफ, वही उसी टाइप का ईएमएफ इंड्यूस है, बस फर्क इतना है कि वहां पे क्या है कि वो सिर्फ कॉइल होती है, बीच में कोई रीजन में, बीच में होलो सेक्शन, बीच में कोई मटेरियल फिलअप नहीं होता है, और वो कॉइल होती है, सिर्फ हल्की सी कॉइल होती है, फ्रेमिंग होती है, ऐसा आप समझ लो, फ्रेम के अंदर करंट घूमता है। यहाँ पे पूरा मटेरियल फिलअप किया जाए, मस्त एकदम ठूस ठूस के भरा जाता है, मतलब कि पूरा एक कंडक्टिंग एक शीट मान लो, एक कंडक्टर की शीट मान लो, तो ऐसी एक शीट होती है, जैसे कि मैंने रेल का ट्रेन का पूरा पहिया जो हमने लिया, ट्रेन का व्हील, ठीक है, तो पूरा व्हील वो क्या बीच में होलो होता है? नहीं, बीच में वो होलो नहीं होता है। समझ में आ रहा है? वो बीच में होलो नहीं होता है, मतलब कि सिर्फ फ्रेमिंग ही होती है, बीच में कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई व्हील नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका भी व्हील आपने देखा होगा, तो उसमें भी बीच में मटेरियल होता है, मतलब फिलअप होता है, बीच में होलो सेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में एडी करंट, जो इंड्यूस करंट वहां पे इंड्यूस होता है, उसको एडी करंट बोला जाता है। ठीक है, और किस तरह से वो काम करता है, मतलब कि यहाँ पे काम करता है, मतलब कि वो कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, बस यही हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई वो कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो वो मैंने समझा दिया कि जब एंटर करता है फील्ड के अंदर तब कौन सी डायरेक्शन में, और जब यहां से बाहर निकलता है तब कौन सी डायरेक्शन में। क्लियर हुआ ये? ठीक है, बाकी सारी कहानियां यहाँ पे लिखी आप देख सकते हो। ठीक है, सेंटेंस टू सेंटेंस आप लिख सकते हो। चल, तो अभी ये देखते हैं कि बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि भाई वो भी जो एक कंडक्टर है ना, और हमने बोला था करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये चीज देखी थी कि भाई इन द केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर इज आल्सो हैविंग द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या है, मैं बार बार एक ही वर्ड को रिपीट करता ही रहता हूं जब भी ये चीज आती है तब, कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का खुद का जो रेजिस्टेंस होता है, इट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। किसका कोलिजन, किसके साथ कोलिजन, वो सारी चीजें हम वहां पे समझ चुके हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो आपको पता है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इतना समझ सकते हो कि भाई अगर एक कंडक्टिंग कॉइल हो, छोटी सी हल्की सी कॉइल हो, तो शायद आप इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन सोचो कि मैंने पूरा ये शीट ही यहाँ पे कंडक्टिंग शीट यहाँ पे पूरी अज्यूम कर ली, तो क्या मैं ऐसे केस में ये पूरी शीट को, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, लेट्स से कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं? क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं? नहीं कर सकते भाई साहब, है ना। वो सिर्फ हल्की सी फ्रेम थी, अगर तार बहुत ही पतला यूज किया है वो फ्रेमिंग के लिए, तो तब वहां पे हम उस तार का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये केस में तो हमने पूरा मटेरियल की शीट यहाँ पे अज्यूम किया, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ी ना हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा ना, ना मुन्ना ना, नहीं हो पाएगा, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और जरा सोचो कि ये जो आर होता है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रो इंटू एल अपॉन ए के ऊपर। फिजिकल कंपोनेंट है ना, चाहे कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस हो, या इसी प्रकार का एक तीसरा भी कैटेगरी में आएगा, उनके भी भाई साहब आएंगे जिसको हम बोलेंगे इंडक्टर। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसकी डिपेंडेंसी मटेरियल के ऊपर जाती है। अच्छा, वो डिपेंडेंसी को बाद में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, पहले ये समझो कि भाई अगर किसी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है और उसके उसके अंदर से करंट का फ्लो है, यहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट का फ्लो है, एडी करंट का फ्लो है उसके अंदर, तो भाई साहब 100% गारंटी कि भाई वो
जूल हीट के फॉर्म में यहां पे एनर्जी को रिलीज करेगा ही करेगा। आप समझ सकते हो, यहां से पावर रिलीज होगा इन टर्म्स ऑफ हीट, या फिर एनर्जी बोलो, हीट एनर्जी रिलीज होगी इन टर्म्स ऑफ हीट, एनर्जी रिलीज होगी जो I²RT के बराबर होगी, है ना। तो भाई यहां पे सोचो ना, इसका अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है और उसको हम नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, यहां पे ना बोला है कि भाई ये पूरी शीट है, कंडक्टिंग शीट, अगर फ्रेम होती और उसका तार भी पतला होता तो हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करते, और किया भी है, हमने नेग्लेक्ट किया भी है। हमने ये यू शेप वाले जो भी मोशनल ईएमएफ वाले जो भी हमने क्वेश्चन देखे, न्यूमेरिकल सोल्व किया, थियरी देखी, तो उसमें से हमने ये रॉड का ही रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया था। बाकी इसका तो ये जो फ्रेम थी, यू शेप की फ्रेम थी, उसको तो हमने नेग्लेक्ट ही किया था ना, उसका रेजिस्टेंस वो तो हमने नेग्लेक्ट ही किया था, है ना। तो वहां पे कर सकते थे, यहां पे नहीं कर सकते, पूरा मटेरियल होगा तो उसको तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और अगर हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो डेफिनेटली वो पिक्चर में आएगा, और वो पिक्चर में आया तो भैया अगर उसमें से करंट का फ्लो है, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट का फ्लो है तो 100% यहां पे हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। क्या? क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस के ऊपर मुझे तो कोई भी भरोसा नहीं है। रेजिस्टेंस कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, वो हमेशा एनर्जी को रिलीज ही करता है ना, हीट के फॉर्म में। तो भैया यहाँ पे तो एनर्जी रिलीज होगी, मतलब कि यहाँ तो आप समझ सकते हो कि यार हम इसका किसी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करेंगे तो भैया वो चीज तो गर्म हो जाएगी। ये जो चीज है ना, ये चीज जिस कंडक्टर को हम यहां से रोटेट करें, मतलब कि वहां पे अगर ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं तो उसका जो पहिया है, उसका जो व्हील है, वो तो हीट पकड़ लेगा, गर्म हो जाएगा। आप समझ सकते हो, है ना। क्योंकि जितनी तेजी से वो जा रहा है, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी बुलेट ट्रेन, और सडनली हमने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहां पे ब्रेकिंग सिस्टम लगा दी, तो उसकी वजह से उसको, क्योंकि हम 60 किलोमीटर पर आवर पे उसको लेके आना चाहते हैं इमीडिएटली, तो सोचो ना, इमीडिएटली लेके आना चाहते तो उसके लिए आपने मैग्नेट भी उतना स्ट्रांग ही जनरेट किया होगा ना, वहां पे मैग्नेट जो भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा वो भी उतना ही स्ट्रांग होगा। आप समझ सकते हो, तो उतना स्ट्रांग आपने वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, उसके अंदर से आप पास करोगे तो फ्लक्स भी उस हिसाब से जनरेट होगा, फ्लक्स भी तो ईएमएफ भी उस हिसाब से जनरेट होगा, ईएमएफ उस हिसाब से जनरेट होगा, तो आप समझते हो करंट भी उस हिसाब से जनरेट होगा। तो भाई साहब ऐसे केस में तो करंट अगर इस हिसाब से जनरेट हुआ है तो मतलब कि पॉसिबल मैक्सिमम करंट अगर आपने उस हिसाब से जनरेट करवाया है तो उस हिसाब से हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो भाई साहब वो तो गर्म हो जाएंगे, है ना। तो क्या ये इसका कोई तोड़ निकाल सकते हैं कि क्या हम इसके ये जो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, क्या हम उसको कम कर सकते हैं? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हम इसके हीट के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जब भी हम इमीडिएटली ब्रेकिंग सिस्टम यूज करें तब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होकर उसको डैमेज ना कर दे? ठीक है, इसके लिए क्या हम कुछ यहां पे तोड़ निकाल सकते हैं? क्या ऐसा कोई रास्ता है, ऐसी कोई मेथड है कि जिसको यूज करके हम इसको ये हीट के फॉर्म में जाने वाली एनर्जी को कम कर सके? तो जी हाँ, वो पॉसिबल है, क्योंकि सारा खेल किसका है? रेजिस्टेंस का है। ठीक है, सारा खेल कौन हीट के फॉर्म में, क्या यहां पे कैपेसिटर लगा देता तो वो हीट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता? नहीं करता, वो तो स्टोर करता ना। इंडक्टर होता तो वो करता? नहीं करता। लेकिन यहां पे इंडक्टर थोड़ी ना यूज कर सकते, रेजिस्टेंस थोड़ी ना, ये खुद एक मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है ना, एक कंडक्टर है, तो मटेरियल तो चेंज नहीं करेंगे ना, वही मटेरियल यूज करेंगे। तो ऐसे केस में हम एक चीज कर सकते हैं कि हम इसका रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज कर दें, भले उसका शेप ऐसा ही रहे लेकिन रेजिस्टेंस डिक्रीज कर दे तो ये पॉसिबल है। रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज कर दे तो ये पॉसिबल है ना। तो यहां पे क्या किया जाता है, यहां पे रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने देखा तो ये पाया कि भाई साहब रेजिस्टेंस ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। आपको पता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। तो ये रेजिस्टेंस जो भी होता है ना, वो सीधा यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो आप ये समझ सकते हो कि ऐसे केस में आप ये रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी एरिया के ऊपर होती है, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी एरिया के ऊपर होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस होता क्या है, रो इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो एक तो आप क्या कर रहे हो, एक तो आप ये मटेरियल के साथ कुछ, मतलब कि जो पूरा मटेरियल रहता था ना, ऐसा पूरा मटेरियल, उसमें आप गैप लगा रहे हो, आप उसमें गैपिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। तो ये गैप होने से क्या हो रहा है कि भाई आप इसके पैरामीटर को चेंज कर रहे हो, यहां पे लेंथ एंड एरिया, ये दोनों को आप वेरी कर रहे हो। समझ में आ रहा है? आप ये दोनों को वेरी कर रहे हो,
क्योंकि एक लेंथ भी इसका एक फैक्टर होता है ना, क्योंकि अभी ये टूटक टूटक हुई ना, ये लेंथ टूटक टूटक होने वाली। देखो 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 देखो, ये छोटा छोटा सेक्शन बने ना, इतने छोटे छोटे सेक्शन बने, इसको जूम करके यहाँ पे दिखाए, देखो यहाँ पे जूम करके दिखाए, ठीक है, इसको जूम करके हमने यहाँ पे दिखाया है। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि अभी उसके लिए जो भी एरिया बना ना, आप क्या कर रहे हो, आप एक तो उसका पैरामीटर चेंज करो, और दूसरी चीज जो एरिया, जितना एरिया आपने उसको दिया है ना, उतने ही एरिया के साथ एसोसिएटेड यहां पे एडी करंट जनरेट होगा। तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो, आप उसका एरिया कम कर रहे हो, मतलब कि आप उसका पैरामीटर चेंज कर रहे हो। लेंथ एंड एरिया, ये दो पैरामीटर चेंज करो, तो उसकी वजह से एक तो उसका रेजिस्टेंस यहां पे चेंज हो जाएगा, और दूसरी चीज क्या होगी कि भाई यहां पे जो पहले पूरा एक मटेरियल था ना, अब ये पूरा मटेरियल नहीं है। अभी आप देख सकते हो इसमें छोटे छोटे सेक्शन बन गए, पूरे मटेरियल के ऐसे छोटे छोटे सेक्शन। देखो ये एक ये दांता दांता दिख रहा है आपको, ये दांते जैसा दिख रहा है ना, तो कंकी में होते हैं ना ऐसे ऐसे दांते दिख रहे हैं आपको, तो बस तो इतना एक एक सेक्शन हुआ, उसके बाजू में उसका एक दूसरा सेक्शन, दो सेक्शन के बीच में गैप आ गया। तो जितना एडी करंट जनरेट होगा वो सिर्फ इतने छोटे सेक्शन के अंदर होगा। तो एक तो आपने एरिया कम कर दिया, सेक्शन छोटा कर दिया, तो उसके हिसाब से हर एक सेक्शन में छोटा छोटा करंट का वैल्यू जनरेट होगा। और क्या किया, तो भाई आपने उसके पैरामीटर को चेंज कर लिए। तो भैया पैरामीटर चेंज करने से हुआ क्या, पैरामीटर चेंज करने से भी उसका जो छोटे सेक्शन बने उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया। तो आप करंट को भी आप चेंज कर रहे हो और साथ में रेजिस्टेंस को भी चेंज कर रहे हो। तो उससे होगा क्या, आप यहां से ये कंट्रोल ऑफ एडी करंट, मतलब कि आप एडी करंट को अल्टीमेटली आप डिक्रीज कर रहे हो। क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक खांचे के अंदर अगर पूरे मटेरियल के अंदर कितना जनरेट हुआ है, अगर आप ये बोलते कि मान लो कि इतना जनरेट हुआ है, उस हिसाब से आप देखो तो ये छोटे छोटे जितने भी दांते हैं उसके अंदर जितना एडी करंट जनरेट हुआ है, उनको ऐड भी करोगे ना, तब भी आपको यहाँ पे करंट का वैल्यू कम मिलेगा, है ना, कंपेयर टू पूरा सेक्शन। अगर पूरा हम मटेरियल लेते और उसको यहाँ पे उसके अंदर एडी करंट जनरेट करवाते तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जितने जितने खांचे उसमें जितने जितने एडी करंट जनरेट होंगे वो छोटे होंगे, छोटे वैल्यू के होंगे, क्योंकि हमने उसका एरिया कम कर दिया, हमने उसका एरिया कम कर दिया। एंड देयर इज नो एनी कांटेक्ट बिटवीन देम। देखो ये गैप आ गया, होलो सेक्शन, ये भी होलो सेक्शन, ये भी होलो सेक्शन। तो उसके हिसाब से हमने एक तो रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया और साथ में यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे जितने पोर्शन में एडी करंट जनरेट हो सकता है उतने पोर्शन को भी छोटा कर दिया। और ऐसा करने से होगा ये कि भाई साहब एडी करंट यहाँ पे लेस जनरेट होगा कंपेयर टू प्रीवियस वन। पूरा सेक्शन के अंदर जो जनरेट होता है उसके हिसाब से यहाँ पे लेस जनरेट होगा। तो लेस जनरेट होने से होगा क्या कि हीट के फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हो जाती है उसको आप बचा पाओगे। मतलब ज्यादातर मैक्सिमम हीट जो रिलीज होती है उससे कम हीट यहाँ पे रिलीज होगी। तो क्या होता है कि जिस एप्लीकेशन के लिए आप इसको यूज कर रहे हो, रोकने के लिए जो भी करना है उसके लिए जो आप इसको यूज कर रहे हो, ठीक है, जो एप्लीकेशन आपकी है वो एप्लीकेशन में अगर हीट से कोई डैमेज हो सकता है तो वो डैमेज से आप यहाँ पे बच सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसी सिस्टम यूज की जाती है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर दूसरा, तो भाई आप छोटे छोटे सेक्शन ले लो। मेथड टू में क्या बोला है, आप छोटे छोटे सेक्शन ले लो, जैसे कि ये एक सेक्शन ले लिया, ऐसा एक दूसरा सेक्शन, ऐसा एक तीसरा। ये आप स्लैब देख पा रहे हो, इतना स्लैब आप देख पा रहे हो, ये स्लैब देख रहे हैं आपको, ये स्लैब दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप छोटे छोटे स्लैब ले लो और दो तीन स्लैब ले लो और उसको क्या कर दो, कोटिंग कर दो, ठीक है। कोटिंग करने से भी क्या होता है, आप हीट इंसुलेटिंग, ऐसा हीट इंसुलेटिंग मटेरियल से आप इसको कोट कर दो और फिर उसको एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच कर दो और फिर एक बड़ा यहां पे एक कंडक्टिंग मटेरियल बना दो, ठीक है। तो दो रास्ते हैं इसकी हीट को, जो एडी करंट की वजह से जो हीट, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट जो यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए। या तो आप इसके ऊपर कोटिंग कर दो, मतलब कि यहाँ पे ये जो मटेरियल है ना, ऐसे छोटे छोटे स्लैब लिए जाते हैं, छोटे छोटे मटेरियल के टुकड़े, और फिर उसको पहले तो एक इंसुलेटिंग जैकेट से उसको लपेटा जाता है और फिर उसको दूसरे टुकड़े के साथ अटैच कर दिया जाता है और इस तरह से ये पूरा मटेरियल बनाया जाता है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज करके आप उसको पूरा, मतलब इंसुलेटिंग जैकेट से कवर कर लो ताकि हीट इसको डैमेज ना कर पाए, या फिर इसके साथ कुछ अटैच है उसको डैमेज ना कर पाए, क्योंकि हीट का तो रोल ही ये होता है ना कि ट्रांसफर होना, एक जगह से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर
ट्रांसफर होना। अगर ये मटेरियल किसी इसके साथ, ये तार के साथ अटैच है ये मटेरियल, और इसमें एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई है, तो भाई वो यहां तक भी ट्रांसफर हो सकती है ना, तो वो उसको भी डैमेज कर सकती है। तो ये पूरा डैमेज जो भी हो पाए, जो भी होगा, उसको आप अगर आपको रोकना है तो उसके लिए या तो आप इसको इंसुलेट कर दो, मतलब कि ऐसे मटेरियल से आप उसको ढक दो, कवर कर दो, ताकि हीट बाहर ही ना निकल पाए, या फिर हीट यहां से आगे ना बढ़ पाए, या फिर ऐसे सिस्टम यहां पे जनरेट करो कि जिसकी वजह से एडी करंट की वैल्यू ही कम हो जाए, मतलब कि हीट तो प्रोड्यूस होगी, इसको नलीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि करंट अगर जीरो कर दिया तो फिर एडी करंट जैसा कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होगा। ठीक है, अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो 100% हीट के फॉर्म में एनर्जी तो जानी ही जानी है ना। तो हीट तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन टॉलरेबल, मतलब कि सर्टेन अमाउंट जितनी टॉलरेट हो सकती है उतने अमाउंट में ही जनरेट होगी। ठीक है, तो ये दो मेथड है इसकी, अगर आपको हीट से होने वाले डैमेज से बचना है तो। ठीक है, तो तब यहां पे दो मेथड हमारे पास है, या तो आप ऐसे खांचे खांचे वाली सिस्टम यूज करो, ठीक है, ताकि जितना भी खांचे खांचे सिस्टम है, ये जो खांच खांच आपको दिख रहे उसके अंदर हल्के हल्के छोटे छोटे एडी करंट की वैल्यू जनरेट हो। ठीक है, और वो उतनी हीट प्रोड्यूस ना करे जितनी पूरा अगर मटेरियल यूज करते हो तब जितनी प्रोड्यूस होती है वो। ठीक है, तो आप ये सिस्टम यूज कर सकते हो, या फिर दूसरे सिस्टम में क्या, जितने ऐसे मटेरियल है उसको आप हर एक छोटे छोटे स्लैब को क्या करो, पहले तो आप उसको कवर कर लो किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से। ठीक है, एक बढ़िया सी इंसुलेटिंग मटेरियल से उसको कवर कर लो, और फिर इसको अटैच करते जाओ, ऐसे एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ऐसे उसको अटैच कर दो, और सभी को अटैच करके एक बड़ा ब्लॉक बना दो, और फिर उसको यूज कर लो। ठीक है, तो ये ऐसी दो मेथड है, दो टेक्निक है जिससे आप एडी करंट के से होने वाली हीट की जो इफेक्ट होती है ना, हीट जो अफेक्ट करेगी बाकी मटेरियल को या फिर उसको भी, ठीक है, तो उनको आप यहां पे कंट्रोल में रख सकते हो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो चलिए आखिरी पॉइंट देख लेते हैं। तो आखिरी पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे, तो आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि भाई तो इसकी एप्लीकेशन क्या है। एडी करंट तो समझ लिए, एडी करंट की डायरेक्शन कैसे पता लगाते वो भी समझ लिए, अभी उसकी रियल टाइम में क्या कोई एप्लीकेशन है क्या, तो भैया है एक एप्लीकेशन, तो मैंने पहले ही बता दी थी। ठीक है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन दी ट्रेन्स, बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन है, रियल टाइम में यूज होती है ये एप्लीकेशन। हाँ, उसकी मैकेनिज्म थोड़ी अलग हो सकती है, मतलब मैकेनिज्म अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो वही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो हो सकती है, थोड़ी मैकेनिज्म अलग टाइप की हो सकती है, मैग्नेट जो भी होते हैं वो अलग टाइप के यूज करते हैं। ठीक है, वो जो भी होती है वहां पे सिस्टम उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ये फैक्ट है कि मैग्नेटिक ब्रेकिंग ट्रेन के अंदर होती है। दो टाइप की ब्रेकिंग यूज की जाती है, एक स्पीड कम करने के लिए मैग्नेटिक ब्रेकिंग, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग भी बोल सकते हैं, एंड दूसरी जो होती है वो होती है मैकेनिकल ब्रेकिंग, कि जिसकी वजह से हम रोक पाते हैं ट्रेन को। ठीक है, कभी भी वो 200 300 250 किलोमीटर की स्पीड से जाने वाली बुलेट ट्रेन को अगर मैकेनिकल ब्रेक लगाएंगे ना, तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत होगी। ठीक है, क्योंकि 100% फ्रिक्शन लगेगा वहां पे, उसको उसकी स्पीड कम करने के लिए 100% फ्रिक्शन लगेगा। आप समझ सकते हो कि अगर आप व्हीकल को भी लेके जाओ तो इमीडिएटली ब्रेक लगा तो क्या होता है, आपका टायर और जमीन के साथ घिसता चला जाता है ना, और वो तो टायर है, वहां पे जो टायर उसका जो होता है, वहां पे टायर जैसा रबर का टायर नहीं होता है, वहां पे आप समझ सकते हो रबर का टायर नहीं है। ठीक है, वो भी एक मेटालिक टायर है, तो तब आप समझोगे कितना जबरदस्त फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ होगा, और कितना जबरदस्त अरे वो छोड़ो, कितनी जबरदस्त वहां पे, क्योंकि फ्रिक्शन का भी रोल क्या है, हीट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करना। फ्रिक्शन भी क्या करता है, हीट के फॉर्म में ही वो स्पार्क होते हैं ना, जब ब्रेक लगाते हैं ट्रेन की, जब भी ब्रेक लगती है, तो हमें मूवी में भी देखा होगा, रियल टाइम में नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मूवी में देखा होगा आपने कि वो स्पार्क निकलते जब ब्रेक लगाते, मैकेनिकल ब्रेक लगाई जाती है तब। ठीक है, हाँ, तो ऐसे केस में आप समझ सकते हो कि अगर जोर से ब्रेक लगाए तो क्या हालत होगी, आप समझ सकते हो, है ना। और उस वो छोड़ो, अंदर जो बैठे हैं उनके साथ क्या हालत होगी, उनकी क्या हालत हो जाएगी, क्या आपकी बॉडी इतना जर्क ले पाएगी, नहीं ले पाएगी, नहीं पॉसिबल है ना। तो क्या किया जाता है, तो इमीडिएटली ये मैकेनिकल ब्रेक नहीं लगाई जाती है, ज्यादा स्पीड से उसको पहले स्लो डाउन करने के लिए यहां पे मैकेनिकल ब्रेक नहीं यूज होती है, मैग्नेटिक ब्रेक यूज होती है, कि ताकि वो क्या कर पाए, उसकी स्पीड को इमीडिएटली टॉलरेबल स्पीड के ऊपर लेके आए, फिर मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई होती है। तो पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन दी ट्रेन।
बढ़िया से आपको वीडियो मिल जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर सर्च करो तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग इन द ट्रेन ऐसा सर्च करना तो आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज यही होती है इसके अंदर, यहां पे देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा है यहां पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड अबव द रेल्स इन सम इलेक्ट्रिकली पावर्ड ट्रेन। When the electromagnets are activated, the eddy currents induced in the rails oppose the motion of the train. As there are no mechanical linkage, the braking effect is smooth. ये बहुत ही स्मूथ ब्रेकिंग होती है, बहुत ही स्मूथ ब्रेकिंग, मतलब आपको समझ में भी नहीं आता, आपको अंदर जो आदमी बैठा है ना उसको कभी जर्क भी नहीं लगेगा, हल्का सा भी जर्क नहीं लगेगा, उसको पता नहीं चलेगा कि ट्रेन की स्पीड स्लो हो गई। आपको जर्क तब लगता है पहली बार जब ट्रेन इनिशिएटिव लेती है, मतलब कि ट्रेन जब स्टार्ट होती है, मोशन में आना स्टार्ट करती है, तब आपको पहला जर्क लगता है। दूसरा जर्क जब ब्रेक, मैकेनिकल ब्रेक लगा के उसको रोका जाता है ना, बाकी उसकी जो स्पीड कम की जाती है ना तब आपको जर्क नहीं लगता है। आप देखना, एक बार महसूस करना तो आपको समझ में आएगा कि तब आपको जर्क नहीं लगेगा, तब आपको उतना जर्क नहीं लगेगा और आपको पता भी नहीं कि इतनी स्पीड से इतनी स्लो डाउन हो गई है ना। क्योंकि होता क्या है कि भाई मैग्नेट के बीच में ही टायर को घुमाना है, देयर इज नो एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन मैग्नेट एंड दिस टायर, है ना, उसका जो व्हील है, टायर नहीं बोलेंगे व्हील बोलेंगे उसको, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देखे तो व्हील और उसका जो मैग्नेट होते हैं, दो मैग्नेट जिसके फील्ड के अंदर हम वो टायर घूमता है, उन दोनों के बीच में भाई कोई कांटेक्ट ही नहीं होता है। कांटेक्ट ही नहीं होता है तो भैया कौन सा यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो आपको झर्क लगेगा। इसीलिए ना वो जब भी स्लो डाउन होती है ना तो आपको अंदर महसूस भी नहीं होता है कि अच्छा स्लो डाउन हुई, है ना, समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये स्पीड कम करने के लिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि स्पीड कम करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज होती है और रोकने के लिए मैकेनिकल ब्रेकिंग यूज होती है, ठीक है। चलो दूसरा क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो भी होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या होता है, क्या आपने कभी देखा है क्या गैल्वेनोमीटर का जो, या फिर वोल्ट मीटर या फिर ए मीटर जो भी है, उसके अंदर जो सुई होती है ना, क्या वो सुई ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके आगे बढ़ती है, मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होके आगे ऐसे ऐसे आगे बढ़ती है क्या, क्या स्मूथली आगे बढ़ती है, क्या होता है, क्या होता है, ऐसे 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 थोड़ी आगे गई थोड़ी पीछे है, थोड़ी आगे गई थोड़ी पीछे है, थोड़ी आगे गई फिर थोड़ी पीछे है, थोड़ी आगे, मतलब कि डिस्को करती 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 आगे जाती है एंड डिस्को करती 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 वापस पीछे आती है। क्या ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। वो स्मूथ ट्रांसमिशन होता है ना, स्मूथली वो जो पॉइंट आउट करना है, जो वैल्यू को उसको पॉइंट आउट करनी है, वो वैल्यू को वो स्मूथली आगे बढ़ के वैल्यू को पॉइंट आउट करेगी, है ना। और चाहे ये हो या फिर आपके व्हीकल का स्पीडोमीटर हो, स्पीडोमीटर में भी सेम मैकेनिज्म होती है। आपका जो सुई होती है ना, आप कभी भी अगर स्पीड इंक्रीज करते हो तो आपकी सुई ना, हाँ कई बार ऐसा होता है कि अगर उसका मैग्नेट खराब हो जाता है तो होता क्या है कि वो डिस्को करती करती धीरे 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 डिस्को करती 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 सुई आगे बढ़ेगी, है ना। ऐसे 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 डिस्को करती है, ये सुई होती है ना, थोड़ी आगे थोड़ी पीछे, थोड़ी आगे थोड़ी पीछे, थोड़ी आगे थोड़ी पीछे, थोड़ी आगे थोड़ी, तो इस तरह से डिस्को करती करती वो आगे बढ़ती है ना। ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर उसके मैग्नेट अच्छे हैं और परफेक्ट है, नया स्पीडोमीटर है या फिर नया आपने वो गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर लिया है, तो उसके अंदर जो सुई का कांटा होता है ना वो स्मूथली ट्रांसिट होता है, ट्रांजिशन जो उसका होता है ना स्मूथ होता है, एकदम स्मूथ होता है ना, डिस्को करते करते नहीं जाता है। ये स्मूथ ट्रांसमिशन किसकी वजह से होता है, स्मूथ ट्रांजिशन भैया इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से होता है। वहां पे तो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होते, लेकिन इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब ये होता है स्लो डाउन करना, ठीक है, जो ट्रांजिशन होता है ना उसका, उसको स्लो डाउन करना। और वो आपको देखा जाएगा गैल्वेनोमीटर में, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना है तब भी यहाँ पे स्मूथली ट्रांजिशन होता है, अपनी पोजीशन से वापस उसको आगे बढ़ना है कोई एक वैल्यू को पढ़ना तब भी स्मूथ ट्रांजिशन होता है। तो हर एक जगह पे वहां पे डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग प्रोसेस यूज होती है। मतलब कि सर्टेन गैल्वेनोमीटर्स हैव a fixed core made up of non-magnetic material. When the coil oscillates, the eddy current generated in the core to oppose the motion and bring the coil to the rest quickly. ठीक है, स्मूथली उसको क्विकली नीचे लेके आएगी, स्मूथली, स्मूथ ट्रांजिशन होते होते वो नीचे आ जाएगी, ठीक है। वो जो ट्रांजिशन होता है वो स्मूथ होता है, एकदम स्मूथ होता है, स्पीडली रैपिडली वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी, है ना। कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो डिस्को करती करती आएगी, हाँ अगर खराब हो गया है तो फिर डिस्को करती करती आएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तीसरी एप्लीकेशन है इंडक्शन फर्नेस।
बहुत ही सिंपल है, इंडक्शन फर्नेस। फर्नेस का मतलब क्या होता है, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है भैया। एक ऐसी चिमनी फर्नेस है जिसके अंदर आपको किसी मेटल को पिघालना है, तो वहां पे भी एडी करंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। एडी करंट का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि हमें पता है कि जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा हीट उतना, अगर मान लो कि उस रेंज की आपने हीट प्रोड्यूस कर ली कि वो किसी मेटल को पिघाल सकती है, उसको गला सकती है, तो ऐसे केस में उसको मेल्ट कर सकती है, तो ऐसे केस में आप उस एडी करंट से किसी मेटल को मेल्ट भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे लिखा है इंडक्शन फर्नेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस द हाई टेम्परेचर्स and can be utilized to prepare alloy by melting the constituent metals. At higher frequency, alternating current is passed through the coil which surrounds the metal to be melted. The eddy current generated in the metal produces the high temperature sufficient to melt it. मतलब कि ये एडी करंट क्यों हीट प्रोड्यूस करेगा वो मैंने समझाया आपको, क्योंकि जो कंडक्टिंग मटेरियल यूज होता है वो कंडक्टर का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और जैसे उसमें से करंट पास करता है तो वो हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। तो अल्टीमेटली आप हाई फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिंग करंट अगर आप यहां से पास करते हो, और बीच में क्या रखना है, मेटल जिसको गलाना है, जिसको पिघालना है, ठीक है, तो जिसको मेल्ट करना है वो मेटल को बीच में रखो, सराउंडिंग में वो मटेरियल रख दो जिसके अंदर से एडी करंट को पास कर दो, तो होगा क्या, वहां पे एडी करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी का अल्टरनेटिव करंट पास करने से जनरेट कर, तो उतनी हीट यहाँ पे उतना टेम्परेचर वो जनरेट करके दे देगा ताकि वो मटेरियल मेल्ट हो जाए। तो कई बार वो मेल्टिंग पर्पस के लिए भी वो यूज होता है। एंड द लास्ट वन इज द इलेक्ट्रिकल पावर मीटर्स। The shiny metal disc in the electrical power meter rotates due to the eddy current. Electric currents are induced in the disc by magnetic field produced by the sinusoidally varying current in a coil. You can observe the rotation shiny disc in the power meter of your house. अभी तो शायद ऐसे मीटर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके घर में वही पुराना वाला जो मीटर होता है जिसमें एक एक डिस्क, एक चक्कर घूमता रहता है ना, तो ऐसा अगर मीटर लगा है तो ऐसे केस में आपको 100% एक चक्कर जो घूमता रहता है ना, बस वो जो प्लेट होती है सर्कुलर प्लेट, भैया वो एडी करंट की वजह से घूमती है। यस डेफिनेटली वो एडी करंट की वजह से घूमती है ना। तो बस वहां पे एडी करंट का इस्तेमाल होता है ना। अभी तो नया मीटर होगा तो वहां पे तो अभी तो सारे डिजिटल मीटर आ चुके हैं, और उसमें शायद वो कॉइल भी आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि अभी तो एक सिर्फ लाइट जो होती है, रेड कलर की लाइट जो होती है वो सिर्फ ब्लिंक करती रहती है, वो सारी चीजें निकल चुकी है अभी। वो पहले क्या होता था, एक सिल्वर कलर की एक कोटिंग वाली एक कॉइल उसके अंदर घूमती रहती थी, और उसके ऊपर एक रेड कलर का मार्क होता था, मतलब कि जब भी वो रेड कलर का मार्क घूम के वापस आता था तो इसके मतलब ये होता था कि आपका एक चक्कर कंप्लीट हुआ, मतलब कि आपका एक यूनिट जला, ठीक है। उस हिसाब से वहां पे कैलकुलेशन वगैरह होती थी, और वो पूरा एनालॉग मीटर होता था जो हमारे स्पीडोमीटर में। अभी तो फिलहाल तो अभी तो नए जमाने के हो गए हम लोग, तो नया जमाने में वो सारे मीटर, मतलब कि अभी तो व्हीकल टू व्हीलर के भी मीटर सारे डिजिटल आ चुके हैं, है ना। कार के तो आते ही है, फोर व्हील के नए जितने मॉडल है उसमें तो डिजिटल मीटर ही आता है, लेकिन वो जो हमारा टू व्हीलर है उसके अंदर भी डिजिटल मीटर आ चुके हैं, है ना। अभी वॉच भी इतनी स्मार्ट हो गई है कि उसमें भी डिजिटल नंबर्स आ चुके हैं। तो भाई कहने की बात यही है कि अभी तो मीटर डिजिटल आते हैं, उसमें पूरा डिजिटल नंबर ही आपको दिखता है कि इतना यूनिट जला, इतनी चीजें हुई, वगैरह वगैरह वगैरह, और एक लाइट छोटी सी रेड कलर की या ग्रीन कलर की ब्लिंक होती रहती है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, पुराने जमाने में एक चक्कर घूमता था, तो कब एक यूनिट होगा वो चक्कर के ऊपर से डिफाइंड होता था, वो चक्कर घूमता रहता। मान लो कि वहां पे सेट हुआ है कि भाई 10 चक्कर बराबर एक यूनिट, तो इस हिसाब से उसका जो एनालॉग मीटर होता था, जैसे स्पीडोमीटर में होता है कि आप जैसे 1 किलोमीटर कंप्लीट होता है तो वैसे एक चक्कर, एक जीरो, अभी 1 0 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो ट्रांजिशन होता है एनालॉग मीटर में, वो ऐसा पुराने जमाने का हमारा इलेक्ट्रिकल मीटर होता था। तब यहाँ पे वहां पे एक डिस्क आती थी जो घूमती रहती थी, रोटेट होती रहती थी, है ना। और जो जो बिजली को उल्टा घुमा देते थे ना, जो बिजली का मिसयूज करते थे, तो वहां पे तब ऐसा मैकेनिज्म था कि वो मीटर को उल्टा भी घुमा सकते थे, है ना, टेम्पर करके वहां पे मीटर को, मतलब कि वो डिस्क जो भी होती थी उल्टी डायरेक्शन में एडी करंट को घुमा के उसको पीछे कर देते थे, क्योंकि सारा खेल वहीं पे चलता था। जितना रोटेशन, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क के ऊपर से ही वहां पे डिसीजन लिया जाता था, और वो मीटर अपने आप वो नंबर को इंक्रीज करता रहता। तो आप अगर उसको उल्टा घुमाओगे
तो वहां पे वो मीटर भी उल्टा घूमने लगेगा और उतना नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तब करते थे, टेम्परिंग करते थे। इसलिए फिर जो भी हमारी जीईबी है या फिर टोरेंट है, उन्होंने क्या करते हैं, आप सारे डिजिटल मीटर ही डाल दिए कि कोई टेम्परिंग ही ना हो, है ना, कोई टेम्परिंग ही ना, क्योंकि वहां पे मैकेनिज्म ही ऐसी थी कि भाई जितना टोटल नंबर ऑफ टन्स वो जो रोटेट और डिस्क होती थी वो रोटेट करती, उस हिसाब से वो यूनिट कैलकुलेट करते थे। अब पूरी मैकेनिज्म यहां से निकाल दी उन्होंने। क्या कर दिया, वहां पे एक ऑसिलेटर रख दिया और वो लाइट को ब्लिंक करता रहता। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लिंकिंग से मतलब कि इतना टाइम्स ब्लिंक हुई, मतलब कि इतना यूनिट हुआ। ठीक है, वो फिक्स होता है कि इतना अगर ब्लिंक रिसीव हुआ, इतना अगर ब्लिंक इसने कैप्चर किया, तो अगर 1 यूनिट बराबर मान लो कि 20 ब्लिंक अगर वहां पे सेट है प्रोग्रामिंग, तो 20 ब्लिंक होने पे वो 1 यूनिट इंक्रीज कर देगा। अनदर 20 होने के बाद वो वापस 1 यूनिट को इंक्रीज कर, ताकि कोई टेम्परिंग ही ना हो पाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता था पुराने जमाने में। तो तब वहां पे जो सर्कुलर कॉइल आती थी उसी को एडी करंट से घुमाया जाता था, मतलब हमें घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, एडी करंट से वो अपने आप खुद घूमती रहती थी। ठीक है, तो ये हो गई उसकी चौथी एप्लीकेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको एडी करंट समझ में आ चुका है कि एडी करंट होता क्या है और उसका रोल क्या है, कहां कहां वो यूज होता है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।